हेलो एवरीवन, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम टू द नोवर निखिल चैनल और मैं हूँ पूजा मिश्रा। तो आज हमारी अकाउंट्स की ये अगली क्लास है। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि बहुत सारे बच्चों की ये क्वेरी आ रही थी कि अकाउंट्स की हमारी कितनी जो है क्लासेस और बची हुई हैं। तो मैं आपको बता दूँ कि आज जो है 2 क्लासेस और, ठीक है, इस क्लास को छोड़ दो और 2 लेक्चर्स आएगी जिसमें कि इसलिए देखो ये क्लासेस बढ़ भी क्यों रही है, इसका भी रीज़न ये है कि मैं अगर चाहती तो आपको एक ही क्लास में सारे के सारे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड करवा देती, ठीक है। लेकिन मैंने जो है डिटेल्स में करवाए हुए हैं, सब कुछ एमसीक्यू के साथ करवाए हुए ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, एग्जाम में आपको कन्फ्यूज़न ना हो बिल्कुल भी। क्वेश्चन ऐसा नहीं कि मैं शॉर्ट में निकल गई, मैंने बहुत अच्छे से डिटेलिंग के साथ पढ़ा रही हूँ, तभी टाइम लग रहा है। तभी मैंने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे 3 क्लासेस दिए हुए हैं और हमारी कोई क्लासेस पेड तो है नहीं, क्लासेस सारी फ्री है। तो फिर भी मैं आपको इतनी क्लासेस करवा रही हूँ, आप इमेजिन करो, ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। क्योंकि अकाउंट्स जो है वो बहुत सारे बच्चे के लिए एक एलियन सब्जेक्ट है, स्पेशली जो कॉमर्स बैकग्राउंड से नहीं है उनके लिए। तो उनको ध्यान में रख करके, सारे ऑडियंस को ध्यान में रख करके उसी हिसाब से क्लासेस बन रही है। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के ही हमारे 2 लेक्चर्स और आएंगे जिसमें कि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सारे खत्म हो जाएंगे और जो भी मिसलेनियस पार्ट अगर कुछ रह गए हो तो वो मैं लास्ट के क्लास में डाल दूंगी, ठीक है। तो अकाउंटिंग का मैंने बता दिया, हमारे ऑलरेडी जो है वो 3 सब्जेक्ट कवर हो चुके हैं, पूरी खत्म हो चुकी है। हमारा लेबर लॉ खत्म हो चुका है, ठीक है, हमारा ऑडिट खत्म हो चुका है, हमारा इंश्योरेंस खत्म हो गया है। रही बात अगली सोशल सिक्योरिटी की क्लास, सोशल सिक्योरिटी में भी जो है जो क्लासेस अभी आएंगी, 2 ही क्लास और आएंगे, ठीक है। 2 क्लासेस बैक टू बैक अभी आएंगी, 2 क्लासेस में आपकी सोशल सिक्योरिटी पूरी खत्म है, ठीक है। तो आपकी सारी जितने भी हमने प्रॉमिस किए थे सब कुछ आपको बिल्कुल टाइमली जो है हर कुछ करा दिया गया है। तो चलो हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बता दूं कि बहुत ही आपका इंतज़ार अब फाइनली हुआ ख़त्म। हम लोग जो है लगातार, मैं जो आपको बोल रही थी कि हम लोग लास्ट के टाइम पे एक एमसीक्यू की बुक लेकर के आने वाले हैं जिसमें आपको 300 क्वेश्चंस दिए जाएंगे। तो हमारी ऐसी पहली जो बुक मैं ला रही हूँ वो है लेबर लॉ की, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉ की जो है बुक, वो रेडी हो चुकी है। 300 क्वेश्चंस यानी कि पूरे के पूरे जो है उसमें 18 चैप्टर्स है टोटल। 18 चैप्टर को जो है वो पूरे को मैंने एमसीक्यू के रूप में कन्वर्ट किया है। यानी कि आप सिर्फ अगर मेरे नोट्स पढ़ोगे तब काफ़ी नहीं है, अगर आप सिर्फ एमसीक्यू वाली बुक पढ़ोगे मेरी तो काफ़ी नहीं है, आपको दोनों को साथ में पढ़ना है। मेरी नोट्स को पढ़ने हैं और उसके साथ साथ, क्योंकि देखो आप लोग जो मेरी नोट्स को देखे हो आपको क्वालिटी समझ में आई गई होगी कि कितनी ज़्यादा वो कंसाइज नोट्स हैं। तो उस नोट्स के साथ आप मेरी एमसीक्यू की एक बार बुक को देखना, उसको ये करें, मैं बताऊंगी उसको रिलेटेड क्या चीज़ है, क्या अनाउंसमेंट है। तो एक बार जब आप एमसीक्यू की बुक देखोगे आपको समझ में आएगा कि द काइंड ऑफ कितना ज़्यादा मेहनत उसमें की गई है, ठीक है। उस क्लासेस को सबसे बड़ी बात यह है कि ये हिंदी में भी उपलब्ध है। ये जो PDF होंगी उसके सारे इंग्लिश के क्वेश्चन एक साइड है, दूसरी साइड जो हिंदी के लिए, ताकि हिंदी वालों के साथ अनफेयर ना हो, उन तक भी जो है ये जो इतनी बढ़िया इनिशिएटिव है, इतना मेहनत किया गया है, तो उन तक भी इसकी जो बेनिफिट है वो उनको भी मिले, ठीक है। तो आपको जो है दोनों लैंग्वेज में मिल जाएंगी ये PDF, सबसे पहले ये। दूसरी ये है कि उसके सारे के आपको एक्सप्लेनेशंस मिलेंगे और आपके जितने भी लेबर लॉ में जितनी भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं PYQ, सारे के सारे उसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो सारे PYQ आपको अलग से रेफर करने की ज़रूरत नहीं है, आप सिर्फ MCQ की बुक लो, आपको 300 क्वेश्चंस मिलेंगे। उसके अलावा ऐसा नहीं कि 300 क्वेश्चंस में PYQ भी जो है इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं है। उसके साथ आपको अलग से जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं लेबर लॉ से, सब कुछ आपको मिल जाएगा एक जगह पे। यानी कि आपको लेबर लॉ के लिए कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ मेरे नोट्स और वो MCQ की बुक को आप ये कर सकते हो, ठीक है। अब आपको मैं बता ही देती हूँ, चलो क्लास की बात क्या बताऊँगी अभी ही बता देती हूँ आपको। देखो ये है कि इसके लिए अब क्या प्रोसेस है, आप उस PDF को कैसे ले सकते हो। अभी तक देखो हमने जो प्रॉमिस किया था कि आपको सारी क्लासेस फ्री में मिलेंगी, ठीक है। निखिल सर ने यही प्रॉमिस किया था, हमारा यही विज़न था कि जो भी बच्चे अफोर्ड नहीं कर सकते हैं क्लासेस को, वो हमारे ज़रिए सब कुछ करे, और मैंने वो करवाया भी, सब कुछ करवा दिया आपको फ्री में क्लासेस, हमने कुछ भी उसके लिए चार्ज नहीं किया आपको। लेकिन जो PDF बन रहा है हमारा, अब देखो लास्ट टाइम जो EPFO के लिए निखिल सर ने आपको जो PDF दिए थे वो सब कुछ फ्री में दिए थे पूरी तरीके से। PDF मैं ही बना रही थी बट मैं क्लासेस तब नहीं ले रही थी, ठीक है। तो PDF आपको मिल गए थे, लेकिन इस बार जो आपको PDF ये MCQ के लिए आपको PDF भी, क्लासेस के सारे PDF फ्री में मिले हैं। लेकिन अब जो MCQ की बुक है हमारा, देखो हमारा भी एक अपना कॉस्ट है ना सब कुछ सर्वाइव करने का। हमारा स्टूडियो का रेंट जाता है, हमारी टीम बड़ी हो चुकी है, जो PDF को हिंदी में कन्वर्ट कर रहे हैं उसके भी चार्जेज हमें देने होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेज है। तो एक बहुत ही नॉमिनल सा कॉस्ट, इसको मैं कॉस्ट भी नहीं बोलूँगी, बहुत ही नॉमिनल सा अमाउंट हम एक ले रहे हैं। एक कहते हैं ना कि एक मज़दूर को भी उसकी मज़दूरी की जो है वो मिल रही होती है, अगर वो मज़दूरी करता है तो उसको भी मिल रही होती है ना। तो वो आप ऐसे समझ के समझो कि आप हमें सपोर्ट ही कर रहे हो एक ढंग से। तो हम लोग बहुत ही एक छोटा सा अमाउंट चार्ज कर रहे हैं। PDF की जो कॉस्ट होगी वो होगी 99 रुपीज़। सिर्फ आपको जो है 99 रुपीज़ में आपको ये पूरे मिलेंगे,
ठीक है। आपको 300 क्वेश्चंस प्लस PYQ आप एक बार ले करके देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि क्या क्वालिटी रहने वाली है। आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी मिलेंगे। अगर आप एक बार 99 रुपीज़ पे करते हो तो आपको अगले जितने भी आप PDF लोगे उसमें आपको सब में डिस्काउंट मिल जाएंगे, ठीक है। सारे में आपको डिस्काउंट मिलेंगे। सारे जितनी भी MCQ की बुक आएगी सिर्फ वही चार्जेबल है, बाकी जितने भी PDF है ये कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जा रहा है। सिर्फ MCQ की जो बुक आ रही है इसी में लिया जा रहा है, ठीक है, क्योंकि इसको हिंदी में मुझे कन्वर्ट मतलब करवाने पड़ रहे हैं, सारे इसको एक्सप्लेनेशंस रेडी करवाना पड़ रहा है, जिसके कारण होता है ना जो करवा रहे हैं उसको भी कुछ पैसे देने होते हैं। तो बस मैंने आपको बता दिया। अब प्रोसेस क्या है कि आपको टेलीग्राम पे आपको QR कोड शेयर किया जाएगा एंड UPI ID, वहाँ पे जा करके आप उसको पेमेंट करोगे, ठीक है। उसके बाद आपको सारी प्रोसेस आगे का क्या होगा वो वहीं पे आपको मिल जाएगी सारी इन्फॉर्मेशन। उसके बाद आपको PDF मिल जाएगा पेमेंट करते ही, ठीक है। तो मैंने आपको ये बता दिया कि हमारी पहली जो MCQ की बुक आ रही है वो है लेबर लॉ की, तो मैं आपको एनकरेज करूँगी कि आप प्लीज़ 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 उसको खरीदो और एक बार देखो। दूसरी मैं इसके अलावा भी बता देती हूँ, ऐसा कभी भी नहीं होगा हमारा, क्योंकि विज़न ये था कि सबको ही क्लासेस ले सकें, सबको अफोर्ड कर पाएँ, डिपेंडेंट ना रहें कि पेड क्लासेस लेंगे तभी वो एग्ज़ाम क्रैक कर सकते हैं। इस विज़न को मेंटेन करते हुए जो भी बच्चे अगर 100 रुपये भी जो नहीं दे पा रहे हैं, जो 99 रुपीज़ भी नहीं पे कर सकते हैं, मैं आपको यही बोलूँगी अगर आप पे कर सकते हो ना तो प्लीज़ पे करो। लेकिन अगर आप एकदम ही पे नहीं कर सकते हो तब भी ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ आप पे नहीं करें इस वजह से आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे। आपके पास दूसरा ऑप्शन ये है कि आपको इंस्टाग्राम की दो ID की आपको लिंक मिल जाएगी वीडियो के जस्ट नीचे। एक तो हमारी नोवर निखिल क्लासेस की लिंक मिलेगी और एक मेरी जो बेटी का जो इंस्टाग्राम अकाउंट है पुची टेंजन करके है, तो उस दोनों की लिंक आपको मिल जाएगी। अगर आप पे नहीं कर सकते हो तो आप दोनों में से किसी में भी आप DM करो, ठीक है, अपनी जो भी डिटेल्स है कि मेरी ये नाम है, मेरी ये कंडीशन है, मैं नहीं पे कर सकती हूँ, आप मुझे DM करो। DM बिल्कुल भी पर्सनल है, किसी को नहीं दिख रहा, तो मैं उसके बाद अरेंजमेंट करवा दूँगी कि आपको PDF मिल जाए, उसके लिए आपको चार्जेस नहीं देने पड़े, ठीक है, तो वो हो जाएगा। बट फिर भी मैं आपको ये बोलूँगी कि इसका कोई गलत फ़ायदा ना उठाएं, जो दे सकते हैं वो दें, जो नहीं दे सकते हैं उसके लिए मैंने ये बताया है कि वो भी जो है पढ़ाई कर पाएंगे, उसकी वजह से नहीं हो पाएगा कि जस्ट बिकॉज वो पे नहीं कर पा रहे तो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी आज की क्लासेस को स्टार्ट करते हैं अकाउंट्स की। मैंने जो भी बताना था बता दिया। कुछ भी अगर डाउट हो इससे रिलेटेड तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेरी करके पूछ सकते हो, मैं आपको पता है मैं सारे कमेंट्स का जवाब देती हूँ, तो वहाँ पे आपको जवाब मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलो हम लोग अपनी आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा होने वाला आज लेक्चर नंबर 15। हमारा जो लास्ट लेक्चर होगा दैट इज़ लेक्चर नंबर 17 होगा मोस्ट प्रोबेबली। बहुत हुआ तो 18 जाएगा बट 17 मुझे लगता है लास्ट है, ठीक है। ये सभी हमारे मेंबर्स हैं जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन किया हुआ है। एंड आज हम लोग पढ़ने वाले 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। आज हम लोग पढ़ेंगे AS4, AS5 एंड AS6, जो कि 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड हम लोग आज पूरे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। सिर्फ अगले 30 मिनट तक, 25 मिनट 30 मिनट की क्लास में आपकी ये तीनों जो है बहुत अच्छे से ख़त्म हो जाएगा और आपको अच्छे से समझ भी आ जाएगा। जस्ट मेरे साथ टिके रहो, पूरी क्लासेस को देखो। सबसे पहले हमारा है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 4, जिसमें इसका टाइटल क्या है, कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। आपको अभी तक मेरी अगर आपने सारी क्लासेस देखी होंगी अकाउंट्स के तो आपको समझ में आ गई होगी कि बैलेंस शीट क्या होता है एंड बैलेंस शीट डेट क्या होता है। नहीं होता है फिर भी मैं समझा देती हूँ कि बैलेंस शीट डेट हमारा होता है 31 मार्च, जिस दिन हमारी फिनेंशियल ईयर जो है वो क्लोज हो रही होती है, उसको हम लोग कहते हैं बैलेंस शीट डेट 31 मार्च, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं कि ऐसी कोई भी कंडीशन, मान लो कंपनी ने जो है अपने अकाउंट्स को प्रिपेयर कर लिया, अपना जो है सारा बुक्स बना लिया, जो साल भर का जो हमारा अकाउंट्स होता है वो रेडी हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बन गया, सब कुछ बन गया, मतलब बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा प्रिपेयर हो चुका है। इसके बाद अगर मान लो जब बैलेंस शीट डेट होती है 31 मार्च, ठीक है, और जब फाइनली जो ऑडिट होकर के जो वो, अगर आपने कभी भी शेयर्स परचेज किया होगा तो अब मैंने आपको पहले भी बताया, तो आपको कंपनी जो है वो एनुअल अकाउंट्स जो है अपनी भेजती है ऑडिटेड वाली, तो वो आपको सितंबर के टाइम पे वो निकालती है। तो इस बीच में यानी कि रिपोर्ट इशू हम लोग कंपनी कब कर रही है, सितंबर एंड पे कर रही है, और बैलेंस शीट डेट कब है हमारा 31 मार्च है। तो इसके बीच में अगर मान लो कुछ ऐसे इवेंट होते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है जो कि इतना बड़ा है कि उसका इम्पैक्ट जो है जो बैलेंस शीट में दिखाया गया है, जो कंडीशन की, मान लो मेरा नेट प्रॉफिट इतना दिखाया गया है, मान लो मेरी लाइबिलिटी इतनी दिखाई गई है, मान लो कुछ भी जो दिखाया गया है वो बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो सकती है, ऐसा कुछ इवेंट हो गया, तो क्या उसकी एडजस्टमेंट कैसे होती है, अगर उस बीच में उस दौरान अगर कोई इवेंट होती है तो उसकी एडजस्टमेंट कैसे होगी, क्या वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है जो बन चुका है उसमें एडजस्ट होगा, नहीं होगा, या उसके नोट्स में वो जो बना है बुक्स ऑफ अकाउंट्स उसके नोट्स में ये इवेंट को दिखाया जाएगा, क्या होगा, वही हम लोग पढ़ने वाले हैं आज, ठीक है। दिस स्टैंडर्ड इंश्योर्स दैट कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट रिफ्लेक्ट इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट बिफोर दे आर अप्रूव्ड फॉर इशू, so users get
रेलिवेंट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन, ये मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। उस समय जब रिपोर्ट इशू हो रही है फाइनली एंड जो हमारा बैलेंस शीट डेट है उसके बीच का जो इवेंट है उसके बारे में बात हो रही है। अगर कुछ ऐसा इवेंट हो जाता है, मेजर इवेंट, जो कि हमारा बुक्स ऑफ अकाउंट जो ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुका है उसको प्रभावित कर सकता है, तो उसमें हम लोग कैसे एडजस्टमेंट करेंगे, इसकी बात हो रही है। अब देखो इसमें कॉन्सेप्ट्स क्या क्या, बैलेंस शीट डेट क्या होती है, द डेट एट विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड, यूजुअली द ईयर एंड क्या होती है कंपनीज की, तो वो 31 मार्च होता है हमारा, ठीक है। इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, ये क्या होता है, तो ऐसा इवेंट्स भले वो फेवरेबल हो सकता है, अनफेवरेबल हो सकता है। फेवरेबल इवेंट कैसे हो सकता है, देखो मान लो कि कंपनी के अगेंस्ट में कोई केस चल रहा था, ठीक है, और कंपनी जो है वो केस को जीत जाती है तो इससे पैसे मिलेंगे, तो ये हमारे लिए फेवरेबल है। लेकिन अगर कंपनी उस केस को हार जाती है तो ये हमारे लिए अनफेवरेबल इवेंट है, ठीक है। इवेंट्स फेवरेबल और अनफेवरेबल दैट अकर बिटवीन द बैलेंस डेट एंड द डेट जिस दिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव हो जाते हैं इशू के लिए, यानी कि ऑडिट वॉडिट सब कुछ हो चुका होता है, उसके बीच में अगर कुछ इवेंट्स होती है तो देखो द टाइप्स ऑफ द इवेंट कैसे कैसे इवेंट होते हैं। दो तरह के हमारे इवेंट है, दैट इज एडजस्टिंग इवेंट और नॉन एडजस्टिंग। मतलब एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, इन शॉर्ट अगर देखो तो ये है कि मान लो कि कुछ भी अगर इवेंट हो रही है और उसको मुझे एडजस्ट करना पड़ जाए ऐसे अकाउंट्स में जो हमारा ऑलरेडी बन चुका है, वैसे अकाउंट्स में अगर एडजस्टिंग मतलब ऐसी कोई इवेंट है जिसका एडजस्टमेंट मुझे उसमें डालना पड़ जाए, उस इवेंट को हम लोग क्या बोलेंगे, एडजस्टिंग, और नहीं डालना पड़े तो उसको बोलेंगे नॉन एडजस्टिंग, ठीक है। तो एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है हमारा, इवेंट्स दैट प्रोवाइड एडिशनल एविडेंस अबाउट द कंडीशंस जो ऑलरेडी, देखो मैं इसको हटाओ, तुम इसको पढ़ लेना खुद से, मैं आपको बता देती हूँ। ऐसे जो हमारा बैलेंस शीट में जो हमारा दिख रहा है ना, जो पोजीशन हमारी दिख रही है, अगर मान लो अगर कुछ होता है, जैसे कि मैंने आपको कोर्ट केस वाला एग्जांपल दिया कि अगर मान लो कि कोर्ट केस चल रहा था, उसके बारे में जो है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाया गया है, वहाँ पे कुछ ना कुछ लाइबिलिटी दिख रही होगी आपको, कंटिजेंट लाइबिलिटी हो या फिर प्रोविज़न बनाया होगा लाइबिलिटी पे कि हम अगर केस हार जाएंगे उसकी प्रोविज़न कंपनी ने पहले ही बना लिए हैं, अगर हार गए तो इतना लॉस हमारे इतने पैसे देने पड़ेंगे, उसको लाइबिलिटी में पहले ही दिखा दिया गया है। और मान लो दिखा दिया गया, ठीक है, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिख रहा है, यानी कि रिलेटेड है। और यहाँ पे देखो इवेंट क्या हुआ कि कंपनी जो है केस हार गई, तो इससे रिलेटेड है ना, मतलब जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में हमने जो दिखाया है, जो लाइबिलिटी दिखाई है, जो प्रोविजन दिखाए हैं, उस कंडीशन से अटैच्ड है ये वाला इवेंट। तो जब हमारा अटैच है तब हम उसको एडजस्टिंग इवेंट बोलेंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल जैसे कि कोर्ट केस का एग्जांपल मैंने दे दिया। दूसरा बैंकरप्सी ऑफ अ कस्टमर, यानी कि अगर मान लो कि कंपनी अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रही है कि मुझे एक कस्टमर से 10 लाख रुपए मिलने वाले हैं, ठीक है, कंपनी ने अपने अकाउंट्स में डेटर दिखा के रखा हुआ है। डेटर में क्या होता है, ये सब कुछ बेसिक जो हमारी क्लासेस अकाउंट्स के शुरू हुई थी सब कुछ मैंने अच्छे से बताया है। अगर नहीं देखी तो पूरी प्लेलिस्ट बनी है, जाके देख लो, बिल्कुल फ्री में अवेलेबल है सबके लिए, ठीक है। तो अगर मान लो कि वो अगर कस्टमर बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया घोषित हो गया, तो फिर यानी कि 10 लाख रुपए जो मैंने वहाँ दिखाए हुए हैं अपने एसेट में कि मुझे डेटर मेरे इतने खड़े हैं, तो वो लॉस हो गया ना हमारा, यानी कि गलत, वहाँ पे गलत दिख रहा है क्योंकि यहाँ तो बैंकरप्सी आ गई। और ये हमारा बैंकरप्सी जो है मुझे कब पता चलता है, जब बैलेंस शीट डेट से और जब रिपोर्ट इशू होती है उसके बीच में मुझे पता चलता है। तो इसको एडजस्टमेंट देना पड़ेगा क्योंकि हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट में ऑलरेडी ऐसे चीज़ दिख रही है जिससे ये इवेंट रिलेटेड है, जिससे ये कंडीशन अटैच्ड है, तो जाकर के आपको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान से सुनना, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे आते हैं मैं आपको वो भी दिखाऊंगी। नॉन एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है कि ऐसे इवेंट जो कि इंडिकेट करता है कंडीशन जो कि बैलेंस शीट डेट के बाद होता है ऑब्वियसली एंड, लेकिन कोई इसके बारे में अगर एडजस्टमेंट की जरूरत नहीं है, वैसे इवेंट को हम लोग नॉन एडजस्टिंग बोलते हैं। सिर्फ डिस्क्लोजर देने से काम चल जाएगा, यानी कि कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो निकालती है, जो इशू करती है, जो बनती है, उसकी तुम डिस्क्लोजर में भी जाकर लिख दो, यानी कि फुटनोट में जाकर के लिख दो कि भाई ऐसा ऐसा हुआ था, तो भी चलेगा, एडजस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि मेजर बिजनेस कॉम्बिनेशन ईयर आफ्टर, यानी कि मान लो कि अमालगमेशन हो गया, अगर उस दौरान जो है कंपनी जो है डिक्लेयर करती है कि भाई हमने जो है दूसरी कंपनी को एक टेक ओवर किया है, अमलगमेशन किया है, एसोसिएट बन गई है हमारी कोई और कंपनी भी, सब्सिडियरी बना लिया गया है किसी और कंपनी को भी, इसको नोट्स में दिखा दो तब भी चलेगा क्योंकि हमारी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बन गई है उससे ये इवेंट रिलेटेड नहीं है ना, दोनों रिलेटेड कहाँ है, ये एक बहुत बड़ी इन्फॉर्मेशन है, तो इसको आप नोट्स में दिखा दो। दूसरा फायर और फ्लड जो कि डिस्ट्रॉइंग द असेट्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट डेट के बाद अगर मान लो कुछ फायर हो गई, फ्लड हो गई, ये सब आ गए, उसके बारे में वहाँ दिखा सकते हो नोट्स में, ठीक है। और अगर कंपनी की कोई बहुत बड़ी प्लान है जैसे कि अनाउंसमेंट टू प्लान, जैसे कि अगर इशूज शेयर इशू करने वाले, ये सब करने वाले, इसको आप नोट्स में दिखा दो तो भी चल जाएगा, इसको नॉन एडजस्टिंग इवेंट कहते हैं।
कंटिजेंसीज क्या होती है? कंटिजेंसी होती है कि अ पॉसिबल ऑब्लिगेशन जो कि अराइजिंग फ्रॉम द पास्ट इवेंट हुज एग्जिस्टेंस विल बी कंफर्म्ड ओनली बाय द, देखो हटाओ इसको, डेफिनेशन पढ़ लेना आप क्या है। कंटिजेंसी जो है वो दोनों हो सकती है, कंटिजेंसी असेट भी हो सकती है, लाइबिलिटी भी हो सकती है। लाइबिलिटी की बात करें तो मान लो कि फ्यूचर में मेरे कुछ जो है वो लाइबिलिटी अराइज हो जाएंगे, ये किस पे डिपेंड करता है? तो कोई एक अगर ऐसा ही मान लो, फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर बाढ़ आ गई, अगर फ्लड आ गया तो मुझे 10 लाख रुपए कंपनी को लॉस होंगे। तो क्या बाढ़ आना पता है? नहीं पता है ना अभी। यानी कि किसी इवेंट पे ये डिपेंड करता है कि मेरा 10 लाख जाएगा कि नहीं जाएगा। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंटिजेंट लाइबिलिटी, यानी कि वो इवेंट होगा तो मेरे ये पैसे जाएंगे, तो मेरे ये पैसे आएंगे। तो किसी कंडीशन पे वो अटैच्ड है, उसको बोलते हैं कंटिजेंट असेट और लाइबिलिटी। ठीक है, आप इसको यहाँ पे देख लेना। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चंस को देख लेते हैं एक बार। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कंसिडर्ड एन इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? किसको माना जाएगा इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? तो देखो यहाँ पे ऑप्शंस क्या क्या है। अप्रूवल ऑफ अ न्यू लोन बाय द बैंक आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, अगर बैलेंस शीट डेट के बाद कोई लोन अगर पास होता है, क्या उसको माना जाएगा एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट? दूसरा, सेल ऑफ गुड्स बिफोर द बैलेंस शीट डेट बट इनवॉइस उसकी अगर बाद में इशू होती है, क्या इसको माना जाएगा? थर्ड ऑप्शन है हमारा पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द करंट मंथ के लिए जो हम सैलरी पे कर रहे होते हैं, क्या ये है हमारा? और परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, अगर हम लोग अगले फाइनेंशियल ईयर में अगर हम लोग कोई असेट खरीदने वाले हैं तो क्या हमारा ये माना जाएगा कि वो इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है? तो इसका आंसर एक बार सोचो खुद से कि कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो। मैं एक बार सारे आपको ये बता देती हूँ, एक बार सोच लो एक बार 30 सेकेंड के लिए, उसके बाद मैं आपको डिटेल में बताती हूँ इसके बारे में। तो देखो मैं आपको अब बताती हूँ। देखो सबसे पहले हमारा जो ऑप्शन है दैट इज अप्रूवल ऑफ अ न्यू लोन बाय द बैंक आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, क्या हमारा ये है? दिस हैपेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ऑब्वियसली ये बैलेंस शीट डेट के बाद एक फ्रेश लोन है ना, एक कंप्लीटली एक न्यू लोन है जो पास हो रहा है। तो ये किस तरीके से हमारे जो ऑलरेडी बुक्स ऑफ अकाउंट जो रेडी हो गई है उसके कंडीशन से अटैच है? नहीं अटैच है, तो इसको हम लोग नहीं मानेंगे। देखो आप लिटरल वर्ड पे मत जाओ कि इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, यानी कि ऐसे इवेंट जो बैलेंस शीट डेट के बाद होते हैं, नहीं। इसका मतलब ये है कि ऐसे इवेंट्स जो बैलेंस शीट हमारी बन चुकी है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारा रेडी हो चुका है, उसकी कंडीशन से अटैच्ड है, उससे रिलेटेड है ये। ठीक है, तो ये नहीं है हमारा, क्योंकि एक फ्रेश लोन पास हुआ है, बिल्कुल अलग है ये इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट है, ये नॉन एडजस्टिंग है। दूसरा, सेल ऑफ गुड्स बिफोर द बैलेंस शीट डेट बट इनवॉइस जो है वो बाद में इशू हुआ। तो जो सेल है वो पहले हुआ था, सेल अकर्ड बिफोर द बैलेंस शीट डेट, सो दिस इज नॉट एन इवेंट अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। ये भी हमारा जो है वो इवेंट बैलेंस शीट डेट के बाद नहीं है। थर्ड हमारा क्या ऑप्शन है? पेमेंट ऑफ सैलरी फॉर द करंट मंथ, यानी कि सैलरी जो है वो करंट मंथ का हम पे कर रहे हैं बैलेंस शीट डेट पे, बट दिस इज अ रूटीन ट्रांजेक्शन नॉट एन इवेंट जो कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हमारे प्रभावित करेगा। एंड परचेज ऑफ फिक्स्ड असेट इन द नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर, दिस अकर्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट दिस इज अ न्यू ट्रांजेक्शन नॉट अफेक्टिंग द कंडीशन, जो कि हमारे उस पे है, उस पर किसी तरीके से इट्स एन इवेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट बट एक नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। तो हमारा पहला ऑप्शन भी नॉन एडजस्टिंग था, हमारा दूसरा भी नॉन एडजस्टिंग था, और ये तो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट को, क्योंकि हम करंट मंथ की सैलरी दे रहे हैं ना, मान लो कि करंट मंथ की आप सैलरी दे रही हो, तो ये हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि पहले बने हैं उसको प्रभावित नहीं कर रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा दैट इज आंसर ऑप्शन नंबर ये है, हमारा बी है आंसर। ठीक है, अब देखो दूसरा हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चंस पे आते हैं। विच इवेंट रिक्वायर्स एडजस्टमेंट इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? बताओ कि इनमें से चारों में से कौन से ऐसे ऑप्शन है, ऐसे ही क्वेश्चन एग्जाम में आएंगे। अगर इससे AS4 से क्वेश्चन आते हैं तो ऐसे ही आएंगे। कैसे आएंगे कि क्या बताओ कि इनमें से चारों ट्रांजेक्शन में कौन से ऐसे जो है इवेंट है जो कि एडजस्ट करना पड़ेगा उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में? तो सबसे पहले ऑप्शन नंबर 1 दैट इज डिक्लाइन इन मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट। मान लो कि कंपनी ने बिफोर बैलेंस शीट डेट जो है, जो कंपनी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई है उसमें उसने दिखा के रखे कि हमने इन्वेस्टमेंट जो है 1 करोड़ के किए हैं। तो कंपनी जो अभी हमारे तो इन्वेस्टमेंट किए हैं उस पर तो नहीं दिख रहा होता है, इन्वेस्टमेंट हमेशा किस पे दिख रहा होता है कि उसका मार्केट वैल्यू क्या है। तो मार्केट वैल्यू 1 करोड़ का दिख रहा है, तो कंपनी वहाँ पे 1 करोड़ का दिखा के रखी है। लेकिन जब बैलेंस शीट डेट हमारी क्रॉस कर जाती है, लेकिन रिपोर्ट इशू करने से पहले वो 1 करोड़ जो इन्वेस्टमेंट है उसकी वैल्यू अचानक से जो है वो डिक्लाइन कर गई और उसकी वैल्यू जो है 1 लाख रुपए हो गई, यानी कि 99 लाख का लॉस है कंपनी में जो वहाँ पे दिखा के रखे हैं बुक्स ऑफ अकाउंट। तो इससे हमारा प्रॉफिट बहुत ज़्यादा दिख रहा है, 99 लाख से ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, लेकिन एक्चुअल में कंपनी अगर उस इन्वेस्टमेंट को बेचती है तो सिर्फ 1 लाख रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो ये है हमारी, ये इसका मतलब मैंने बता दिया। अब आगे बताऊंगी कि ये है कि नहीं है।
दूसरा, सेटलमेंट ऑफ ए लॉ सूट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कन्फर्मिंग अ लायबिलिटी दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस शीट डेट, यानी कि बैलेंस शीट डेट पे ही मतलब जो पहले हमारी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने हैं उसी में मुझे लग रहा था कि अगर ये कंपनी जो है वो एक मतलब वही एक केस चल रहा था हमारा जिसका सेटलमेंट जो है बैलेंस शीट डेट के बाद होता है। थर्ड क्या है कि अनाउंसमेंट ऑफ अ बोनस इशू, कंपनी जो है वो बोनस इशू करने वाली है बैलेंस शीट डेट के बाद। चौथी हमारी है डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, डिविडेंड कंपनी जो है वो घोषित करने वाली है या देने वाली है बैलेंस शीट डेट के बाद। तो बताओ चारों में से कौन सी एडजस्टिंग इवेंट है। तो देखो ऑप्शन यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 2 का एनालिसिस। सबसे पहले कि अपने वो रिकॉल कर लो डेफिनेशन को कि एडजस्टिंग इवेंट क्या होता है, नॉन एडजस्टिंग क्या होता है। तो एडजस्टिंग मैंने यहाँ पे बता ही दिया कि एडजस्टिंग इवेंट ऐसा होता है जिसकी कंडीशन पहले से उसमें है, जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स हमारी बनी है पहले उसके उसी में है वो उसकी कंडीशन दोनों अटैच हो। तो सबसे पहले हमारा नंबर 1 क्या है कि अगर मान लो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू गिर गई तो ये हमारा नॉन एडजस्टिंग इवेंट है। क्यों? क्योंकि मार्केट जो है डिक्लाइन अकर्स आफ्टर द बैलेंस शीट डेट एंड ये हमारा डज नॉट रिफ्लेक्ट द कंडीशन, जो कि हमारा बैलेंस शीट डेट पे जो कंडीशन जो है उससे रिलेटेड नहीं है। दूसरा, जो हमारा ये केस चल रहा था ना जिसके बारे में जो है कन्फर्मिंग अ लायबिलिटी, यानी कि पहले तो हम लोग सोच रहे थे पता नहीं क्या होगा, या तो केस हार जाएंगे तो बहुत ज़्यादा पैसा हमें देना पड़ेगा, और अगर हम लोग केस जीत जाते हैं तो हमें ये पैसे मिलेंगे। तो यानी ये कन्फर्मेशन हमें बैलेंस शीट डेट की बात होती है जिसकी कि वहाँ पे हमने मान लो कि प्रोविज़न बनाया होगा लायबिलिटी के लिए या नहीं बनाया होगा, तो अगर हार गए तो अब बनाने पड़ेंगे ना। यानी कि अब जो कंपनी मान लो प्रॉफिट दिखा के रखी है वहाँ पे 10 लाख की प्रॉफिट है और यहाँ पे केस में हम लोग क्योंकि हार गए तो अब हमें वहाँ पे 10 लाख रुपए पेमेंट करने हैं, तो आपका जो प्रॉफिट है वो गलत दिख रहा है। तो वहाँ आपको जो है, क्योंकि हम लोगों को पहले ही वहाँ पे हमने अपने कंडीशन हमारे थे वहाँ पे, देखो सेटलमेंट ऑफ अ लॉ सूट आफ्टर द बैलेंस शीट डेट कन्फर्मिंग अ लायबिलिटी, जो कि बैलेंस शीट डेट पे ही हमारी एग्जिस्ट कर रही थी। ठीक है, वो कंडीशन कि अगर कंपनी का क्या होता है वहाँ पे, अगर वो फाइनल रिजल्ट आ जाता है तो उसका एडजस्टमेंट, मैंने देखो स्टार्टिंग में ही आपको ये वाला बताया था, ये फेमस एग्जाम्पल है। अगर वहाँ पे आप जैसे ही देखोगे कोर्ट केस का एग्जाम्पल तो ये समझ जाना ये एडजस्टिंग इवेंट ही होता है। मोस्टली इसके आंसर यही होंगे कि एडजस्टिंग इवेंट होता है हमारा। थर्ड देखो, बोनस इशू अगर कंपनी जो है डिक्लेयर कर रही है बैलेंस डेट के बाद तो ये उससे कोई भी रिलेटेड नहीं है। कंफ्यूजिंग इसमें सिर्फ नंबर 1 और नंबर 2 इसी में कंफ्यूज करोगे आप, बाकी दोनों में तो कंफ्यूजन ही नहीं है क्योंकि बैलेंस डेट के बाद इवेंट हो रही है। कंफ्यूजन सिर्फ ऊपर नीचे वाले में है। तो लॉसूट वाला जो है कोर्ट केस, जो कि हार भी सकती थी नहीं भी हार सकती थी, क्योंकि अब हार गई तो उसका आपको एडजस्टमेंट वहाँ दिखाना पड़ेगा। ठीक है। दूसरा देखो, इन्वेस्टमेंट वाले में क्या है, इन्वेस्टमेंट वाले में मान लो कि अभी की मार्केट वैल्यू हमारी डिक्लाइन कर गई, हो सकता है कि हमारी कल को बढ़ जाए, तो वो हमारी उससे डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है कंडीशन से, ये मार्केट का फ्लक्चुएशन है। लेकिन ये जो है जो कंपनी केस हार गई ये डायरेक्टली रिलेटेड है आपके उस कंडीशन से, तो आपको इसका एडजस्टमेंट दिखाना पड़ेगा। ठीक है। अब देखो थर्ड वाले क्वेश्चन पे हम लोग एक बार आते हैं। आज की क्लासेस लंबी हो जाएगी लग रहा है। अ कंपनी हैड अ लॉसूट पेंडिंग एट द बैलेंसिंग डेट पे पेंडिंग है उसका, बट आफ्टर द डेट कोर्ट डिसाइड करता है कंपनी के अगेंस्ट। तो बताओ ये कैसे ट्रीट होगा, क्या इसको एडजस्ट करना है, क्या इसको सिर्फ नोट्स में डिस्क्लोज करना है, इग्नोर करना है और एक कंटिजेंट असेट मानना है। तो ऑब्वियसली लास्ट के 2 ऑप्शंस तो नहीं ही होंगे। आंसर बी जो है यहाँ पे देखो नोट्स में दिखाएंगे। इसमें क्या है कि दिस सिनेरियो इन्वॉल्व्स अ सब्सिक्वेंट इवेंट अंडर द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। ठीक है। द लॉसूट जो है वॉज पेंडिंग एट द बैलेंस डेट, मीनिंग दैट कि नो लायबिलिटी वॉज कन्फर्म देन, एंड द फेवरेबल कोर्ट जो है वो डिसाइड करती है दैट इज आफ्टर द बैलेंस डेट बट प्रोवाइड्स एविडेंस ऑफ कंडीशन दैट एग्जिस्टेड एट द बैलेंस डेट। ठीक है। हावेवर बिकॉज द कन्फर्मिंग जो इवेंट हो रहा है हमारा कोर्ट का डिसीजन, ये हमारा बैलेंस शीट रिपोर्टिंग पीरियड के बाद हो रहा है, हैपेंड आफ्टर द रिपोर्टिंग पीरियड, तो द फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट नहीं किया जाएगा। रिपोर्टिंग पीरियड यानी कि हमारा, मैंने आपको बताया था ना 2, एक होता है बैलेंस डेट, एक होता है हमारा रिपोर्टिंग टाइम। रिपोर्टिंग टाइम के भी अगर बाद हो रहा है ना तो उसको हम लोग एडजस्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो ये देख लेना आप। अब हमारा जो अगला अकाउंटिंग स्टैंडर्ड शुरू हो रहा है दैट इज़ AS5। अगर आपको कहीं भी कन्फ्यूजन हो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको समझा दूंगी, डोंट वरी। अगर आप क्लासेस को फिर से देखोगे तब भी आपको समझ में आ जाएगा। AS5 हम लोग देखते हैं आगे। देखो AS5 का नाम क्या है, मैंने आपको पहले भी बोला है कि यू हैव टू मग इट अप, दैट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का नाम यू शुड रिमेंबर। एग्जाम में जो है आपको ऐसे ईजिली आ सकते हैं दैट 4 आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के नाम दे देंगे जंबल करके, एंड उसके बाद आपको जो है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का इधर नाम दिया रहेगा। अगर आपको नहीं पता है कि AS1 में क्या है, AS2 में क्या है, AS5 में क्या है, तो आप इसको गलत मार्क करके आ जाओगे। मैं आपको बार बार रिमाइंड कर रही हूँ दैट यू हैव टू रिमेंबर कि AS का जो भी नंबर है उसके क्या टाइटल हैं। तो इसका टाइटल है हमारा नेट प्रॉफिट और लॉस जो भी होता है फॉर द पीरियड
प्रायर पीरियड आइटम एंड चेंजेज इन द अकाउंटिंग पॉलिसी, ये नाम है। अब हम लोग डोंट वरी, घबराओ मत, तीनों के बारे में अभी हम लोग डिटेल से पढ़ेंगे कि प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है, अकाउंटिंग पॉलिसी में चेंज क्या होते हैं, सब कुछ हम लोग देखेंगे एंड इसका एडजस्टमेंट कैसे होता है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। AS5 हमें ये बताता है दैट हाउ द प्रॉफिट और लॉस शुड बी शोन इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड उसको अनयूजुअल आइटम जो हमारे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल प्रायर पीरियड एक्सपेंसेस, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, इन सबको कैसे ट्रीटमेंट दिया जाता है। आपको पता है कि कंपनी जो है अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाती है, अब मान लो कि हर कोई अगर अलग अलग मेथड फॉलो करेंगे तो एकदम से बिल्कुल ऐसा हो जाएगा ना, हौच पौच हो जाएगा, तो इसलिए सब लोग एक जैसा फॉलो करें, इसके लिए ही अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाया जाता है। अब देखो यहाँ पे AS5 जो है वो 3 चीज़ों से डील करता है, दैट इज नेट प्रॉफिट और लॉस। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे नंबर बी क्या है। अभी देख लो यहाँ पे नेट प्रॉफिट और लॉस, यानी कि प्रॉफिट और लॉस मस्ट बी कैलकुलेटेड आफ्टर कंसिडरिंग, यानी प्रॉफिट जो आप दिखाओगे, लॉस जो आप दिखाओगे, इन सब इवेंट को आपको एडजस्ट करके दिखाना है, यानी डेप्रिसिएशन इसको माइनस करके दिखाना है, इंटरेस्ट जो भी कंपनी इंटरेस्ट पेमेंट करती है, क्योंकि कंपनी के पास फंड कहाँ से आते हैं, बोरो करती है ना, ये इंटरेस्ट पेमेंट करती है, टैक्स जो पे करने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, प्रायर पीरियड आइटम्स, ये सब सबको एडजस्ट कर करके आपको प्रॉफिट दिखाना होता है। ठीक है, प्रॉफिट और लॉस शुड शो द क्लियर डिस्क्लोजर सो दैट यूजर्स जो है वो समझ पाए बिजनेस का क्या परफॉर्मेंस है। नंबर बी हमारा जो होता है दैट इज प्रायर पीरियड आइटम। ये क्या होता है, ऐसे और इनकम या फिर एक्सपेंसेस जो कि अराइजिंग ड्यू टू एरर्स और ओमिशंस इन द अर्लियर ईयर। मान लो प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है, ये जानना बहुत जरूरी है। मान लो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आ जाएगा कि बताओ कि इनमें से 4 स्टेटमेंट है, प्रायर पीरियड आइटम क्या होता है, आपको पता ही नहीं, आपको लगेगा भाई ये प्रायर पीरियड है क्या। इसका मतलब ये है कि पहले जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स बने थे पिछले साल में, या फिर 4 साल पहले, या फिर 10 साल पहले, उसमें जो गलतियां की गई थी उसकी वजह से जो भी इनकम या फिर एक्सपेंस बन रहा है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम, यानी पीरियड के पहले जो गलतियां की गई थी उसका इफेक्ट, प्रायर पीरियड के भी पहले। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो कि गुड्स जो है 2022 में जो खरीदे गए थे उसको 2023 में जाकर रिकॉर्ड किया गया, तो गलती है ना, तो ये आपका प्रायर पीरियड आइटम हो गया। डेप्रिसिएशन जो कि आपको देने थे किसी साल 2021 में लेकिन आपने नहीं दिया। सैलरी एरर जो हो गए, मान लो कि सैलरी आपको 1 लाख आपने पे किया लेकिन आपने दिखा दिया वहाँ 3 लाख रुपया, तो ऐसी जो गलतियाँ होती है उसको बोलते हैं प्रायर पीरियड आइटम। इसको जो है वो सेपरेटली दिखाना पड़ता है करंट ईयर के हमारे प्रॉफिट एंड लॉस में। क्यों करंट ईयर, क्योंकि इस साल गलती पता चल रही है, तो जब पता चल रही है तब आपको दिखाना है। चेंजेस इन अकाउंटिंग पॉलिसी जो है ये क्या होती है, ये इसका ट्रीटमेंट कैसे होता है, इसका भी इसी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के तहत डील होता है। अकाउंटिंग पॉलिसी फॉर एग्जांपल, मान लो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर डेप्रिसिएशन जो है कैलकुलेट करने की जो है कंपनी के बहुत सारे मेथड्स होते हैं, इन्वेंट्री यानी कि स्टॉक को वैल्यू करने के बहुत सारे मेथड होते हैं। तो फॉर एग्जांपल मान लो कि कंपनी अगर पॉलिसी चेंज करती है, अगर कि इन्वेंट्री को मान लो अगर जो है कंपनी इस ढंग से मेज़र करती है, या तो फीफो मैथड, लीफो मैथड, या फिर मार्केट वैल्यू, मतलब किसी भी तरीके से, या फिर डेप्रिसिएशन मेथड में SLM मेथड होता है, WDV मेथड होता है, यानी स्ट्रेट लाइन, कुछ भी अगर कंपनी करंट पॉलिसी फॉलो कर रही थी, मान लो हम लोग ए मेथड फॉलो कर रहे थे 5 साल से, लेकिन अचानक से हम लोग जो है 2025 में आकर के अब मुझे लगा कि नहीं ए नहीं B मेथड फॉलो करना चाहिए, तो इस जो आप पॉलिसी जो चेंज कर रहे हो इसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखाना पड़ेगा। देखो, चेंजेज अलाउड ओनली व्हेन, चेंजेस सिर्फ तभी अलाउड होता है जब आपकी लॉ में ऐसा रिक्वायरमेंट है कि अब लॉ आ गई कि भाई आपको ए नहीं B मेथड फॉलो करना है। दूसरा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, मुझे लगता है कि अगर मैं B मेथड फॉलो करूंगी तो ज़्यादा रिलायबल हो जाएगा, ज़्यादा यूजर्स को जो है अंडरस्टैंडिंग ज़्यादा क्लियर हो जाएगी अगर मैं B मेथड फॉलो करती हूँ तो। ठीक है, तो एग्जाम्पल मैंने बता ही दिया यहाँ पे। अब एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स क्या होता है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम का मतलब होता है बहुत ही रेयर, एबनॉर्मल एंड जो कि नॉर्मल बिजनेस से हमारा रिलेटेड नहीं है, उसको कहते हैं हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। फॉर एग्जांपल अर्थक्वेक आ गया, अर्थक्वेक से जो हमारा लॉस हो गया, बहुत बड़ी आग लग गई कंपनी में, राइट्स हो गया, उसकी वजह से जो लॉस हुआ, इसको बोलते हैं हम लोग एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को जो है वो क्लियरली जो है वो अलग से दिखाना पड़ता है, PL स्टेटमेंट में सेपरेटली दिखाना पड़ता है। डिस्क्लोजर रिक्वायर्ड मैंने आपको बता दिया, देखो यहाँ पे क्या है, प्रायर पीरियड आइटम्स को भी सेपरेटली दिखाना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि आप इसको नहीं दिखाओ, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम को भी आपको अलग से दिखाना पड़ता है, और आप जो अकाउंटिंग पॉलिसी को जो आप चेंज करते हो उसको भी आपको अलग से दिखाना पड़ता है। ठीक है, अब इसका ये ट्रीटमेंट है, आप इसको देख लेना, मैंने आपको डिटेल में यहाँ पे दे दिया है, PDF आपको मिलता ही है, आप यहाँ से पढ़ लेना, क्योंकि मैंने जो समझाने वाला पार्ट है दैट इज़ डन। एग्जाम्पल यहाँ पे देख लो कि कंपनी फाउंड दैट लास्ट ईयर के जो 50,000 की हमारी इलेक्ट्रिसिटी बिल है वो रिकॉर्ड नहीं हुई थी। ठीक है, तो ये हमारा प्रायर पीरियड आइटम हो गया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम जैसे कि मान लो कि कंपनी जो है वो एक फैक्ट्री में हमारी जो है अर्थक्वेक की वजह से वो डिस्ट्रॉय हो गया, फीफो से जो है मेथड चेंज हो रहा है, तो ये सब हो गए हमारे। अब देखो यहाँ पे कुछ MCQ देख लेते हैं ताकि एक छोटा सा एग्जाम्पल मिले आपको। MCQ की तो खैर सेपरेट बुक मिलेगी, जो मैंने MCQ की बात करी थी 300 MCQ, बहुत अच्छी बुक है, एक बार ले करके देखो, मज़ा आ जाएगा आपको पढ़ने में। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायर पीरियड आइटम, जो इसकी सैंपल है वो आपको दिखा दी जाएगी वीडियो में कि कैसा जो है PDF कैसा रहने वाला है, MCQ की बुक जो है वो कैसी PDF उसकी रहेगी, आपको इसका सैंपल वीडियो में देखने को मिल जाएगा।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रायर पीरियड आइटम। प्रायर पीरियड आइटम कौन सा है? सबसे पहले नंबर 1 की अगर मान लो कि फायर से लॉस हो गया, दूसरा कि सैलरी पेएबल फॉर द लास्ट ईयर रिकॉर्डेड इन द करंट ईयर, चेंजेस इन द डेप्रिसिएशन मेथड और चेंजेस इन द यूजुअल लाइफ ऑफ द एसेट। तो बताओ कि इसमें प्रायर पीरियड आइटम कौन है? ऑब्वियसली क्लियर आंसर है बी। दूसरा क्या है हमारा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स। हम जल्दी जल्दी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें अभी एक और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ने हैं, और हमारी जो है 30 मिनट्स की क्लासेज जो हमारा हमेशा रहता है कि कम देर की क्लास रहे ताकि लोग बॉक डाउन फील ना करें ज़्यादा देर तक। ऐसा नहीं कि मतलब मैं क्लासेस रिकॉर्ड कर दे रही हूँ, फोकस ही नहीं कर पा रहे हो, क्लासेस ही नहीं देख रहे हो पूरी, भगा भगा के देखते हो वैसे भी क्लासेस पूरी, तो कम भगाओ इसके लिए जो है जल्दी जल्दी कर रही हूँ। एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं? नंबर ए, नॉर्मल बिजनेस लॉसेस ड्यू टू ऑर्डिनरी एक्टिविटी, रेयर एंड नॉट रिलेटेड टू द नॉर्मल बिजनेस एंड एक्सपेंसेस रॉन्गली रिकॉर्डेड इन द पास्ट। तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स क्या होते हैं? जो कि नॉर्मल बिजनेस से हमारा रिलेटेड नहीं है। थर्ड इज चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी मस्ट बी इग्नोर्ड, डिस्क्लोज्ड, ट्रीटेड एज अ प्रायर पीरियड आइटम और शोन इन द बैलेंस शीट ओनली। तो ऑब्वियसली डिस्क्लोज करना है आपको चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को। अगला स्टैंडर्ड है हमारा डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट है AS6 हमारा डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग। AS6 जो है वो क्या चीज़ से डील करता है? मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन। AS6 जो है नाम याद रखने आपको अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के, ठीक है। AS6 जो है वो डील करता है मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, कैलकुलेशन मेथड क्या होता है, डेप्रिसिएशन से रिलेटेड सारी बातें को AS6 डील करता है। अब देखो इंडिया में AS6 जो है उसको हटा दिया गया है और अभी AS10 में डाल दिया गया है, ठीक है। लेकिन अभी भी एग्जाम में AS6 से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। मीनिंग ऑफ डेप्रिसिएशन, इसमें क्या है कि डेप्रिसिएशन जो है वो, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है ये हमने अपनी बेसिक क्लासेस में डिस्कस की हुई है, वहाँ से आप देख सकते हो जाकर के। डेप्रिसिएशन में क्या है कि डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ द एसेट ड्यू टू वियर एंड टियर, पैसेज ऑफ टाइम और फिर ऑब्सोलेसेंस। ये हम आपको पहले ही समझा चुके हैं, ये आपको मैं दोबारा नहीं समझाने वाली हूँ। इट रिप्रेजेंट द एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ द एसेट ओवर इट्स यूजफुल लाइफ। हम किसी भी जो कहते हैं ना कि एसेट की कॉस्ट मान लो मेरी 10 लाख है, उसको हम ओवर द पीरियड या तो 5 साल में या तो 10 साल में बांट देते हैं उसको डेप्रिसिएशन के तौर पे, ठीक है। लगाते जाते हैं एंड धीरे धीरे उसकी वैल्यू कम होती जाती है, तो उसको ओवर द ईयर हम लोग बांट देते हैं कि कब तक उसकी जो है बेनिफिट हम लोग ले पाएंगे, ठीक है। ये एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है, ना कि मार्केट वैल्यू का एस्टिमेशन है। कॉस्ट का एलोकेट करते हैं हम लोग ओवर द ईयर्स, इसको हम लोग कहते हैं डेप्रिसिएशन। मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करें तो सबसे फेमस हमारा 2 ही मेथड है, दैट इज स्ट्रेट लाइन मेथड एंड WDV। डोंट वरी, मेथड से क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। स्ट्रेट लाइन में हम लोग क्या करते हैं कि सिंपल इक्वल डेप्रिसिएशन हर साल बांट देते हैं, उसको बोलते हैं सिंपल स्ट्रेट लाइन। WDV में क्या होता है कि एक फिक्स्ड परसेंटेज, मान लो कि 10% हर साल रिड्यूस करेंगे। तो मान लो कि 1 लाख में 10% रिड्यूस कर दिया, तो पहला साल हमारा कितना गया? 10,000 गया। अगले साल जो है वैल्यू कितनी बची? ओपनिंग बैलेंस हमारा 90,000 बचा ना, तो अब उसमें 10% 9,000 जाएंगे, 10,000 तो फिक्स नहीं जाएगा हमारा। अब देखो चेंज इन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन, अगर मान लो कंपनी जो है वो चेंज करती है मेथड, तो मैंने आपको पहले भी बोला था AS5 के अकॉर्डिंग भी आपको इसको सेपरेट दिखाना पड़ता है चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी को। एंड दूसरा क्या हमारा रिवाइज यूजफुल लाइफ और स्क्रैप वैल्यू, यानी कि अगर मैनेजमेंट जो है यूजफुल लाइफ का मतलब ये होता है कि मान लो कि कोई एसेट अगर कंपनी परचेज करके लाती है, फर्नीचर लेकर के आती है, तो उसके अकॉर्डिंग वो तय करती है कि ये फर्नीचर हमें कब तक चलेगा, मतलब जनरली सिंपल सा लैंग्वेज है, कब तक चलेगा, यानी कि इसका बेनिफिट हम कब तक उठा पाएंगे। मुझे लगता है कि इसका बेनिफिट हम सिर्फ 3 साल उठा पाएंगे, तो उस कॉस्ट को हम 3 साल बांटेंगे। मुझे लगता है 5 साल उठा पाएंगे तो 5 साल तक बांटेंगे, इसको हम लोग यूजफुल लाइफ कहते हैं। अगर मान लो कि आपको यूजफुल लाइफ आपको लगता है नहीं 3 साल जब चल गया, मुझे लगता है और 2 साल अच्छे से चलेगा ये 5 साल, तो यानी कि आप यूजफुल लाइफ चेंज कर रहे हो, तो ये भी आपको जो है वो ये चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ये चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी नहीं है, चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट है, ठीक है। तो यानी कि इसको आपको डिस्क्लोज करना पड़ेगा, इसको कोई एडजस्टमेंट देने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट मैंने बोल दिया, डेप्रिसिएशन क्या है, तो यहाँ पे MCQ है, ये देख लो। डिप्रिसिएशन इज द नंबर 1 ऑप्शन, दैट इज फॉल इन मार्केट वैल्यू। नंबर 2 एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ एसेट ओवर द यूजफुल लाइफ, और नंबर 3 इज असेट रिवैल्यूएशन, एंड नंबर 4 एस्टिमेशन ऑफ रीसेल वैल्यू। डिप्रिसिएशन क्या है? तो एलोकेशन ऑफ कॉस्ट है। चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी की बात करें, चेंज इन यूजफुल लाइफ ऑफ एन एसेट इज ट्रीटेड एज, मैंने आपको बोला अभी थोड़ी देर पहले, इट्स नॉट चेंज इन अकाउंटिंग पॉलिसी, इट्स अ चेंज इन अकाउंटिंग एस्टिमेट। तो बस यही था हमारा आज का क्लास, हमने 3 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड देख लिया, ठीक है। तो हमारी आज की क्लास बस यही, अगली क्लास में अगेन हम लोग जो है 3 से 4 अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कवर करेंगे। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इज़ वेरी वेरी ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं डायरेक्टली AS से। एंड अकाउंटिंग का जो है वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 15 से 20 क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। एंड मैंने आपको PDF के बारे में बता दिया, आपको लिंक जो है वो मिल जाएगी यहाँ पे नीचे, आप इंस्टाग्राम की लिंक भी है जो नहीं पे कर सकते हैं। एंड मैं आपको बोलूँगी प्लीज़ 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 हमारी PDF को बहुत मेहनत से बनी है, PDF बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज़ परचेज करो उसको, बहुत ही नॉमिनल से कॉस्ट है। दूसरा आपके पास ऑप्शंस भी, अगर आप एकदम भी पे नहीं कर सकते हो या फिर आप मान लो हाफ ऑफ अमाउंट पे कर सकते हो, मान लो आप 60% अमाउंट पे कर सकते हो, आप प्लीज़ हमें कॉन्टैक्ट करो इंस्टाग्राम के जरिए, वहाँ पे DM
प्रॉब्लम करो, हर चीज़ का सॉल्यूशन है, हर चीज़ का निवारण हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।